नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि किशोरों के लिए प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। देखिए अगर बात करें प्याजे की, तो जो प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज थी वो एडोलेसेंस के लिए, किशोरों के लिए कौन सी थी? तो ये थी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करें जीन प्याजे की, तो जीन प्याजे के द्वारा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई थी जो कि परीक्षाओं में सीधी सीधी बहुत दफ़ा पूछी जाती है। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था बताई थी, फर्स्ट जो स्टेज बताई थी, वो बताई थी सेंसरी मोटर संवेदीय पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। फिर इसके बाद इसने बताई थी जीन पियाजे ने दूसरी स्टेज, कि भाई दूसरी स्टेज जो है वो कौन सी होती है? तो दूसरी स्टेज इसने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये 2 से 7 वर्ष बच्चे में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद इसने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक। अगर बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो प्याजे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, वो इसकी 7 से 11 साल के बच्चों में होती थी। और इसकी जो सबसे बड़ी और चौथी जो अवस्था है, जो कि किशोरों के लिए भी इसने बताई थी, वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र जो है वो आपकी 12 प्लस थी, 12 से 19 थी। इस बात को, या 11 से 19 थी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहती है उस क्लास को आप आराम से रिकॉर्डेड बाद में भी देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए हमारे बैचेज में आपके लिए एक अलग टीचर मिलने वाला है और साथ में बैच के साथ मिलने वाले हैं फ्री हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमारा बैच को परचेज करते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, बात करें भाई जीन पियाजे साहब की, तो जीन पियाजे साहब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों को सक्रिय ज्ञान के निर्माता कहा था। तो बच्चों को सक्रिय ज्ञान के निर्माता किसके द्वारा कहा गया? तो बच्चों को सक्रिय ज्ञान के जो निर्माता है वो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सीधा पूछता है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा, कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसके द्वारा कहा, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की खुद रचना करते हैं। तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक जो कहा था वो भी आपके जीन पियाजे साहब के द्वारा कहा गया था। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। कभी कभार बहुत सा आसान क्वेश्चन पूछ जाता है और आसान क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जीन पियाजे है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो अगर बात करें जीन पियाजे साहब की, तो जीन पियाजे साहब जो है वो आपके स्विट्जरलैंड के, कहाँ के? आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और पियाजे के द्वारा, ये पियाजे का जो मानना था कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, वैसे वैसे उसका जो बुद्धि होगी उसका भी क्या होता है? विकास होता है। तो पियाजे बोल रहा है जैसे जैसे उम्र उसकी बड़ी होगी वैसे वैसे क्या है? उसका बुद्धि का क्या होगा? विकास होगा। उसका कार्य क्षेत्र जो है वो क्या है? बढ़ेगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। यहाँ बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटीज। देखिए ईड और पराअहम, ईड और सुपर ईगो, इदम और पराअहम तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताए गए हैं। ये तो आपकी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषण वाला सिद्धांत है वहाँ से लिए गए हैं। उसी प्रकार आपका वातावरण तो आपका समाज से, कल मैंने आपको एक सीटेट के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ साइकोलॉजी की, उसको भी आप जरूर देख सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये तो यहाँ पे तीनों नहीं होंगे, तो आपका आत्म हो सकता है। मानवतावाद के अनुसार जो ह्यूमनिज्म के आधार पर जो सेंट्रल पॉइंट जो पर्सनैलिटी का हो सकता है वो सेल्फ हो सकता है, आत्म हो सकता है, जहाँ पे हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु, ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो सेल्फ या आत्म हो जाएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए यहाँ पे 3 बातें जो है वो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 3 बातें इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में भी हो रही है। अगर बात करें इड की, इड होता है इदम, इदम की बात करें, जो इदम है वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो ये बहुत बार पूछा जाता है। इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो इड जो है वो प्लीजर प्रिंसिपल पर काम करता है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इड किस पे काम करेगा? प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करेगा। अगर बात करें ईगो की, तो ईगो जो दोस्तों काम करेगा वो करेगा रियलिटी प्रिंसिपल पे। किस पे करेगा? रियलिटी, वास्तविकता सिद्धांत पे। और सुपर ईगो जो है वो मॉरलिटी पर काम करेगा। इसके बारे में आगे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ भी डिटेल से बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जीन पियाजे से ही पूछा गया, और ये जीन पियाजे वाला जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैं पूरा थ्योरी बेस आपको यूट्यूब के अंदर बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ एचबी टेट के लिए। तो पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वो डैश की प्राप्ति होती है। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे की जो है वो जो आपका जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें किसकी वो हो सकती है? तो देखो यहाँ पे वस्तु स्थायित्व, ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये बच्चे में कब आता है? पियाजे के किस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, और ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट्स परमानेंस होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, ये पियाजे की पहली अवस्था, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, जो कि 0 से 2 साल में होती है। तो ये आपका सीधा क्वेश्चन आता है कि वस्तु स्थायित्व पियाजे की किस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा? तो ये आएगा आपका पियाजे की पहली अवस्था में। यानी इस अवस्था में क्या है, बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई जो वस्तु होती है उनको भी ढूंढ लेता है। मान लो आपने कहीं घर में रिमोट चुरा दिया, तो आपका बच्चा अपने अपने माइंड में बिठा देगा कि मम्मी ने रिमोट यहाँ चुरा रखा है। तो यही होता है कि वो क्या है, वो छिपी हुई वस्तुओं को भी बच्चा क्या है, अब छाप बना देता है कि जो टीवी का रिमोट है वो यहीं बेड के पीछे या तकिए के नीचे छुपाया होता है। तो यही होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगला है जीववाद। जीववाद होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म बोले जिसमें बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव चीज़ों पे अंतर नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ सजीव है, कौन सी चीज़ निर्जीव है। तो ये आपका ये भी पियाजे की आपकी दूसरे स्टेज में आएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, है ना। और तीसरा आपका जो है वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है। ये भी आपका ऊपर वाले जो पियाजे की जो सबसे ऊपरी अवस्था है वहाँ पे आएगा आपका। लेकिन एक आपका बचा आपका संरक्षण। जी बिल्कुल, जो कंजर्वेशन है ये पियाजे की तीसरी अवस्था में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। देखिए, जो संरक्षण की भावना है, संरक्षण होता है कि भाई देखो, जब बच्चा 2 से 7 साल का था तब बच्चे को ये पता नहीं था कि ये गिलास मोटा तो है लेकिन ये गिलास पतला है, इसमें और इसमें बराबर पानी आएगा। तो बच्चे को ये पता नहीं होता। लेकिन भाई जब बच्चा 7 से 11 साल का हो जाता है तो बच्चों को पता चल जाए कि ये गिलास भाई देखो देखने में क्या है, लंबा है लेकिन ये पतला भी है और ये इसका क्या है, बेस ज़्यादा है। तो ये होती है संरक्षण की भावना। मतलब कि अगर किसी वस्तु के साइज, आकार या शेप में परिवर्तन कर दे तो उसकी मात्रा या क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको क्या है, समझ नहीं पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 गिलास आपको दिखाए और 2 गिलास से आपने बोला कि भाई इस गिलास में ज़्यादा पानी, लेकिन ये संरक्षण की जो भावना आएगी बच्चे के अंदर वो आपकी किस अवस्था में आती है? तो बोलेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टेट परीक्षाओं में, तो बोलेंगे पियाजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किशोरों के लिए एरिक्सन की अवस्था है, एरिक्सन स्टेज फॉर एडोलसेंसेस। देखिए, एडोलसेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और शेष अवस्था को भी मैं डिटेल से पढ़ाने की कोशिश यहाँ पे यूट्यूब के अंदर जरूर करूँगा। तो किशोरों के लिए जो एरिक्सन की जो अवस्था है वो कौन सी है? तो ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन टेट परीक्षा में एक बार नहीं 10 बार पूछा जा चुका है, और इस बार दिसंबर में अगर पुनः आता है तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, तो ये पियाजे की 5वीं अवस्था है और एक किशोरावस्था में ही आती है। फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ये अवस्था है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये आपके कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो अक्सर 13 से 21 साल के आसपास ये मानी जाती है। अच्छा, ये जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, विश्वास बनाम अविश्वास है, वो आपकी जो एरिक्सन है, जो एरिक्सन साहब है, ये एरिक्सन की अवस्था है, पियाजे की नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। तो एरिक्सन की जो ये अवस्था है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, वो किशोरों के लिए है। और अगर बात करें आपका विश्वास बनाम अविश्वास, जिसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहा जाता है, ये पियाजे की किस अवस्था में आएगा? तो याद रखना, ये पियाजे की जो है वो पियाजे नहीं, एरिक्सन साहब की क्या है, पहली अवस्था में आएगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो एरिक्सन की जो पहली अवस्था है आपकी, जो इसकी जो पहली अवस्था है, इसका जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसको 8 चरणों में तो बांटा, लेकिन भैया उसका जो पहला चरण है वो कौन सा है? तो वो है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि 18 माह से लेकर 3 साल के बच्चे में होता है। ठीक है, दूसरी जो है वो है आपका
ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो जिसको स्वायत्ता बनाम स्वतंत्रता बनाम शर्म कहा जाता है। तीसरी जो है वो पहल बनाम क्रोध है, जिसको इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहा जाता है। अगर बात करें इसकी चौथी अवस्था की, तो चौथी अवस्था है इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियरिटी, जिसको उद्योग बनाम हीनता कहा जाता है। पांचवी जो है वो आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, ये तो चलो सबको ही आती है। छठी जो है वो आपकी इंटीमेसी वर्सेस इजोलेशन है, अलगाव जो है, इजोलेशन जिसको कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि मनोसामाजिक विकास की सातवीं अवस्था कौन सी है, तो सातवीं अवस्था है जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन। तो जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन आपकी सातवीं है। और अगर बात करें मेरे भाई बहन आठवीं अवस्था की, तो अखंडता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअफेयर। तो ये सारी बातें आपको मेरे भाई बहन आपको याद रखनी है कि किशोरों के लिए जो एरिक्सन की जो है वो 8 अवस्था है। एक एक करके मैं दोबारा इनको आपको दोबारा बताना चाहूँगा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तीसरी है आपकी पहल बनाम अपराध बोध, तो ये है पहली, दूसरी और तीसरी। फिर चौथी यहाँ पे नहीं दी थी, तो चौथी थी इनकी उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियरिटी। और आपका जो पांचवी है वो आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। छठी इनकी जो है वो आपका अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस इजोलेशन। और सातवीं है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जिसको जन्नात्मकता बनाम ठहराव कहा जाता है। और आठवीं है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, अखंडता बनाम निराशा। अच्छा, ये सारी याद रखनी है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को आप पढ़ना और टेट परीक्षा को पास करना हमारा कार्य है। और बेहतरीन तरीके से हम आपको इस परीक्षा के लिए तैयारी करवाने जा रहे हैं। मेरे भाई मेरे मित्रों, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि एरिक एरिक्सन मूल रूप से उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में ये जो है वो अमेरिका आ गए थे और वहाँ के मनोवैज्ञानिक बने थे। याद रखना, इनके द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमूर्त चिंतन का विकास होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। देखिए, प्याजे की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। देखो, एक ही विषय से 3 क्वेश्चन डाल दिए। यहाँ से सीखने को मिलता है कि एक ही टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन एक परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हर एक टॉपिक को सीरियस से ले, आप अच्छे से पढ़ें। और मैं उसके लिए आपको आपके बीच साइकोलॉजी की हर एक दिन वीडियो अब डालता रहूँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो जो अमूर्त चिंतन का जो विकास होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये जो डेवलप होती है, ये प्याजे की किस अवस्था में होती है। तो मेरे भाई बहन, आपको इस बात को आपने याद रखना है, ये प्याजे की जो है वो आपकी सबसे सर्वोच्च जो इसकी अवस्था है, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। अब अमूर्त चिंतन वो चिंतन होता है जैसे कि बच्चे के सामने चीज़ भी नहीं है। अमूर्त का मतलब ये कि हमारे सामने फिर भी हम चीज़ को आराम से सोच रहे हैं। जैसे कि मैथ के सवाल का फॉर्मूला हमको याद करना है, तो वो हमारी कैसी सोच है, वो अमूर्त चिंतन है। हम अपना चिंतन कर रहे और चिंतन करके सोच रहे कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है। लेकिन मूर्त चिंतन में क्या होता है कि चीज़ हमारे सामने होनी चाहिए, तब उसके ऊपर हम उदाहरण दे सकते हैं कि ये पेड़ है, ये ऐसा पेड़ है, ये ऐसा होता है। अमूर्त चिंतन में हमको पहले ही पता है, हमारे माइंड में चीज़ें, हम सोच के अपने माइंड से जो है वो चीज़ को वो कर रहे हैं। तो अमूर्त चिंतन जो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो आपकी प्याजे की संज्ञान की जो कॉग्निशन की है, वो सर्वोच्च अवस्था, चौथी सबसे बड़ी अवस्था, जिसके बारे में आज हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और जो आपकी तीसरी अवस्था है, इसमें मूर्त कंक्रीट जो चीज़ें होती है, वो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मतलब कि इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, मतलब उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों की बुद्धि लब्धि होगी। जो मानसिक रूप से जिनका आईक्यू मेंटली चैलेंज्ड जो होंगे, वो उनको क्या कहेंगे। तो उनकी बुद्धि लब्धि, उनका जो आईक्यू लेवल है वो बिलो 70 होने वाला है। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ और हर दिन मैं टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर एचपी बॉस ने पूछा है। ये मेरा कोई पूछने का वो नहीं है कि मैं अपने और से यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहा हूँ, वो मैं सिर्फ आपको वही ला रहा हूँ जो एचपी बॉस ने आपसे किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आप इनको बहुत डिटेल से पढ़िए। देखिए, मानसिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त बालक होंगे, उनकी बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होगी। अच्छा, जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो उनकी 90 से 99 या 90 से 110 होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, जो आपके सामान्य बुद्धि से थोड़े नीचे होता है, उनका होता है 80 से 89। और जो आपका 70 to 79 होता है ना, वो मध्य बुद्धि होता है। क्या होता है, मध्य बुद्धि। लेकिन जो मानसिक रूप से मध्य बुद्धि से भी जो चुनौतीग्रस्त होते हैं, जिनको आप ये बोल सकते हैं कि वो मूर्ख बुद्धि के हैं, उनका आईक्यू हमेशा 70 से नीचे होगा, चाहे उसमें जड़
बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, मंद बुद्धि है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये सारे के सारे जो आपके मानसिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त बालक होंगे उनमें आएंगे। और बहुत दफ़ा आईक्यू का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है। तो आईक्यू का फॉर्मूला MA बटे मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100 होता है। इस बार जरूर टेट परीक्षा में आ सकता है। तो फ्री का क्वेश्चन है, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज, अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है इसकी पहली अवस्था कौन सी होती है? तो अभिप्रेरणात्मक चक्र की जो पहली अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो मेरे भाई बहन अगर बात करें अभिप्रेरणात्मक चक्र की, तो अभिप्रेरणात्मक चक्र जो होता है इसकी जो पहली अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो अभिप्रेरणात्मक चक्र की जो पहली अवस्था होगी, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, वो होगी आपकी आवश्यकता। जी बिल्कुल, जो नीड होती है वो अभिप्रेरणात्मक चक्र की क्या होती है? पहली अवस्था होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन साइकोलॉजी का, इस पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा हमने कुछ सीखा नहीं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार होता है जो एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर इज। देखो जो एनर्जाइज्ड होगा, थोड़ा डायरेक्शनल होगा, दिशा निर्देशित होगा, वो कैसा व्यवहार हो सकता है भाई? ये तो देखो अभिक्षमता वाला तो नहीं होगा, अभिवृत्ति वाला भी नहीं होगा, आपका अभिप्रेरणा वाला होगा। जी बिल्कुल, जो व्यवहार आपका मोटिवेशनल होगा, जिस व्यवहार में आपका मोटिवेशन होगा, वो व्यवहार आपका एनर्जाइज्ड भी होगा, आपका डायरेक्शनल भी होगा, मतलब ऊर्जावान भी होगा, आपको दिशा निर्देश भी देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशनल व्यक्ति कैसे होते हैं, आपको क्या है, एनर्जाइज करते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये वाला काम नहीं, ये काम ऐसे करना चाहिए। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन, कभी बेसिक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दो तो आपके नंबर कटने वाले हैं, ना ही आपका एचपी टेट क्वालिफाई होने वाला है। तो ऊर्जावान व दिशा निर्देशित जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? आपका मोटिवेशनल होता है, अभिप्रेरणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश बुद्धि परीक्षणों चित्रों व संकेत चिन्हों पर आधारित होते हैं। तो डैश इंटेलिजेंट टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर एंड साइंस। तो मित्रों अगर बात करें तो जो परीक्षण आपके जो बुद्धि परीक्षण होंगे, जो चित्रों और संकेतों और चिन्हों पर आधारित होता है, वो कैसे होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्बल तो नहीं होंगे आपके, नॉन वर्बल। जी बिल्कुल, सामूहिक तो नहीं हो सकते। सामूहिक तो वो होंगे जो ग्रुप पे होंगे, इंडिविजुअल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका अशाब्दिक होगा, नॉन वर्बल होगा। तो जो नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण होता है वो चित्रों और संकेतों क्या होता है या चिन्हों पर आधारित होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो कभी कभार ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस परीक्षाओं के लिए बन जाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए लाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होने से हमारे पास जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि स्वयं के बारे में, जब हम अपने बारे में विश्वासों व भावनाओं का जो समूह है, टोटली बिलीव्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ इज, जहाँ हम सिर्फ अपने बारे में, अपने विश्वासों और भावनाओं के बारे में का जो समूह होता है वो सेल्फ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका सिगमंड फ्रॉयड है, ये सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, सेल्फ मतलब ईगो और सुपर ईगो मतलब जिसमें मॉरलिटी की बात हो रही है, और इड आपको मैंने करवा दिया, ये मैंने सारे आपको करा दिए। ये किन तीन प्रिंसिपल पे काम करता है? इड जो काम कर रहा था वो आपका काम कर रहा था किस पे भाई? इड काम कर रहा था आपका प्लीजर प्रिंसिपल पे, वास्तविकता सिद्धांत पे। सुपर ईगो काम कर रहा था आपका मॉरलिटी पे, नैतिकता पे, जहाँ नैतिकता की बात हो रही है। और जो आपका इड है वो काम कर रहा था आपका किसका? प्लीजर प्रिंसिपल पे। अच्छा भाई, बात करें आपके सिगमंड फ्रॉयड साहब की। सिगमंड फ्रॉयड है, इनके द्वारा जो है, ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिया गया था थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वो इनके द्वारा दी गई, जिसको हिंदी भाषा में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इनके द्वारा मन को तीन भागों में बांटा गया, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो तीन चीज़ों में इन्होंने मन बांटा। इन्होंने बोला कि जो मन होता है वो 10% जो मन होता है वो होता है आपका चेतन मन। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि जो आपका अर्धचेतन होता है वो आपका होता है कितना? चेतन और अचेतन की जो बीच की अवस्था होता है वो अर्धचेतन होता है। और आपका जो सबसे बड़ा है वो है आपका अचेतन मन। अचेतन मन और अर्धचेतन इन्होंने दोनों मिलके 90% बताया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। कभी कभार रैंडम क्वेश्चन जो है वो टेट परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं कि आप ये बताइए कि जो आपका इड है, इड उसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इड का संबंध है वो कैसे मन से है। तो इड का जो संबंध होगा वो कैसे मन से होगा? अचेतन मन से होगा भाई। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है कि इड का संबंध कैसे मन से है? सर अचेतन मन से है। अच्छा, इड और सुपर ईगो के बीच जो संतुलन का जो कार्य करेगा, बैलेंस बनाने का जो कार्य करेगा वो करेगा ईगो।
ईगो वही जिसको आप क्या बोलेंगे, संयोजन की अवस्था। तो फ्रॉइड की किस अवस्था को संयोजन की अवस्था भी कहते हैं, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगला जो है इसका वो कौन सा है, जो आपका ईगो है ना उसका सीधा संबंध चेतन मन से है, आपका कॉन्शियस से है। अब अनकॉन्शियस से जो आपका जो ईड है, ईड का संबंध तो आपका किसका था, अचेतन मन से था। लेकिन अगर ईगो की बात करें तो ईगो का संबंध आपका चेतन मन से है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और सुपर ईगो जो आपके आदर्शवादी सिद्धांतों की बात करता है वो आपका सुपर ईगो है। प्याजे में जो प्याजे का सिद्धांत है उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक ऑडिपस ग्रंथि पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि पढ़ती है। भाई जो ऑडिपस ग्रंथि है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लड़के हैं वो ऑडिपस ग्रंथि के कारण क्या करते हैं, अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कों से जो है वो माँ का प्यार बहुत ज़्यादा होता है और बेटियों का जो प्यार है वो पिता से होता है। तो इसके कारण भी जो है हर एक चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो लड़कों का जो अपनी माँ से प्रेम होता है, अपनी माता से जो अधिक प्यार जो लड़के करते हैं वो किस ग्रंथि के कारण करते हैं, तो वो है आपकी ऑडिपस। भाई आपको याद रखना है, ऑडिपस ग्रंथि जो होती है ना लड़कों में, इसके कारण ही जो लड़के होते हैं वो अपनी माता से अधिक प्यार करते हैं। और जो लड़कियां जो अपने पिता से अधिक प्यार करती है वो किस ग्रंथि के कारण करती है, तो याद रखना है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये दोनों बातें आपने देखी होगी कि नहीं भाई लड़कियों का होता है, तो इसके पीछे भी क्या है, साइकोलॉजी है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और निर्सिज्म क्या होता है, निर्सिज्म क्या होता है, तो निर्सिज्म की बात करें तो उसको कहते हैं स्वमोह। जब हम अपने से ही प्यार करते हैं तो उसको स्वमोह कहते हैं, इस बात को आपने याद रखना, जिसको निर्सिज्म इंग्लिश में कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि किसने बुद्धि लब्धे का संप्रत्यय दिया। तो बात करें आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन करवाते करवाते अब मैं भी थक गया हूँ, सिर्फ 5 पार्ट हो गए, मैंने 3 बार इस क्वेश्चन को बता दिया है। और अगर फिर भी क्वेश्चन पेपर में आए और अगर आप गलत कर गए तो फिर इस एग्ज़ाम को आपको कोई भी क्लियर नहीं करवा सकता। तो बात करें बुद्धि लब्धि की, जिसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहा जाता है, तो इसका जो संप्रत्यय दिया गया था वो आपका विलियम स्टर्न साहब के द्वारा 1912 में दिया गया था। इन्होंने इसका जो IQ का एक फार्मूला भी दिया था, लेकिन ये IQ का फार्मूला जो बाद में अमेंडमेंट करके संशोधित करके आया। पहले जब इन्होंने फार्मूला दिया तो इन्होंने बोला मानसिक आयु बटे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु गुना में 100 जो लगाया बाद में IQ में, वो लगाया आपका किसने, वो लगाया था आपका टर्मन साहब ने। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने तो खाली सूत्र दिया, IQ बटे MA बटे CA, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन बाद में जो 100 लगाने का काम किया था वो आपका किसने किया था, वो किया था टर्मन साहब ने। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और पहला जो बुद्धि परीक्षण किया था वो अल्फ्रेड विनय साहब के द्वारा किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिंद हिमाचल प्रदेश। बहुत जल्द मिलते एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।